गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। बताइए आप सभी कैसे हैं एक बार। अनिमेश, सुशांत, सरीन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आरसीसी स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज अ वेरी क्विक रिवीजन क्लास। हम क्या करेंगे, देखो एग्जाम पास में आ रहा है आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि हम एक एक डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पे हम बेसिकली वो काम करेंगे जिसमें प्रीलिम्स में आपको सबसे ज्यादा फायदा हो और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो आपसे बन जाए, उन पे हम काम करेंगे। क्योंकि देखो आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है जो कोडल प्रोविजन पे ज्यादा बेस्ड है। एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कोडल प्रोविजंस पे आते हैं कि कोड क्या बोलता है, कितनी वैल्यूज होती हैं, कैसे हम काम करें, इन सब के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी आ जाइए एक बार। मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? हर हर महादेव। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो आरसीसी में यदि मैं आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करूं, तो वो आपके पास आते हैं 70 to 80%। 70 to 80% क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आएंगे और 20 to 30% इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो भी थ्योरेटिकल बेस ही होते हैं। ठीक है, मतलब यदि आपको सीधा फॉर्मूला पता होगा कि फॉर्मूला क्या है, आप सीधा ही उस पर काम करके आंसर को निकाल सकते हैं। स्केड्यूल यही है कि अभी आपका आरसीसी चलेगा 3 दिन। आरसीसी आपका 3 दिन में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें 10, 11 और 12 सितंबर में आपका आरसीसी कंप्लीट किया जाएगा बाय में। ठीक है, बाय में। ये आपका पहला स्केड्यूल है। टाइमिंग आपको पता है 11:30 AM आपका टाइमिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 11:30 से 3-3, 4-4 घंटे क्लास होंगी, जिसमें कि पूरा सिलेबस को हम कंप्लीट कर सके। ठीक है, गुड मॉर्निंग। जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। आपने इस क्लास का मतलब यही है कि आपने एक बार आरसीसी को पढ़ रखा है, सिर्फ आपको कुछ चीजें भूल रहे हैं, रिवीजन में दिक्कत आ रही है कि कहां से क्या चीजें थी, वो चीजें मैं आपको यहां पे रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, ऑल क्लियर है? तो 3 दिन के अंदर हम आरसीसी की सारी जो थ्योरी है और जो कोडल प्रोविजंस आपका बोलता है उस पर हम काम करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जो आपको वैभव सर पढ़ाएंगे। आज जो घंटे क्लास होंगी वो आपके पास 2 घंटे क्लास होंगी। ठीक है, आज क्योंकि एक नया स्टूडियो बन गया है, क्योंकि इस स्टूडियो में सिर्फ मुझे 2-3 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें फिर मैं अपने हिसाब से 4-4 घंटे क्लास भी ले सकता हूं। ठीक है गाइस, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यदि मैं आपके पास आरसीसी एंड प्रीस्ट टेस्ट की बात करूं तो मेरे पास है ना, हम एक स्पेसिमेन को यूज करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखो, हम एक आरसीसी के स्पेसिमेन को यूज करेंगे। तो स्पेसिमेन में हम 2 तरह के यूज कर सकते हैं, या तो मैं आपके पास क्यूबिकल एग्रीगेट को यूज करूंगा, या तो मैं क्यूब के साइज को यूज करूंगा, या मैं सिलेंडर के साइज को यूज करूंगा। ठीक है, सीधा आ रहा हूं मैं स्पेसिमेन में। जब भी हम आपके पास रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए हम 2 चीजों पे काम करते हैं कि या तो मैं क्यूब के साइज पे काम करूं या फिर मैं आपके सिलेंडर के साइज पे काम करूं। इन दोनों से हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। यदि मैं क्यूब के साइज पे एक बात करूं तो यहां पे हम क्यूब लेंगे जो आपका 150 mm का क्यूब होगा। यदि मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर का साइज मेरे पास ये होगा और ये होगा। यदि इसकी मैं हाइट की बात करूं तो ये 300 mm की इसकी हाइट है और 150 mm का इसका डाया होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम जब आईएस कोड पे काम करते हैं तो हम इन दोनों में से किस क्यूब पे काम करेंगे या किस स्पेसिमेन पे काम करेंगे। तो ध्यान रखना, हमेशा हम आईएस कोड के हिसाब से यदि मैं चलूंगा तो हम क्यूब पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन ये बोला जाए आपसे कि यदि आपको अपने फील्ड की कंडीशन को स्टिमुलेट करना है, कि जो आपकी फील्ड की कंडीशन हो उसके बेसिस पे आप बताइए कौन सी स्पेसिमेन सबसे बेस्ट होगा, तो ये सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रैक बन सकते हैं जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में आपके पास बन सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए यहां पे। अब यदि मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है, मेरे पास ये क्यूब है और इस क्यूब को मैंने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक प्लेट रखेंगे जिससे कि इसके अंदर कन्फाइनमेंट अच्छे से हो सके। ये आपकी कन्फाइंड प्लेट है। क्या है, कन्फाइंड प्लेट है। और ऐसी ही प्लेट हम नीचे की साइड में रखेंगे। ये भी क्या आपके पास, ये भी आपकी सेकंड कन्फाइंड प्लेट है, कन्फाइंड प्लेट है। अब यदि मैं इसके ऊपर से लोड लगाऊं, नीचे से इसको कन्फाइनमेंट दूं, तो क्या होगा, इसका सेक्शन बहुत छोटा है। 150 mm इज वेरी लेस सेक्शन, तो ये पूरे के पूरे एरिया को कन्फाइंड कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा, पूरे के पूरे एरिया को इसको कन्फाइंड कर देगा।
कर दिया इसने इसको कंफाइन। तो क्या होगा, यहां पे जो स्ट्रेंथ आएगी वो ज्यादा आएगी, क्योंकि इस बार कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर क्रैक बन सकते थे। क्योंकि आपको पता है यदि आप क्रैकी सेक्शन में या फिर किसी भी कॉन्क्रीट सेक्शन में कंप्रेशन और लगाएंगे तो जो क्रैक आपके पास बच रहे होंगे, छोटे छोटे माइक्रो क्रैक हो रहे होंगे, वो भी फिलअप हो जाएंगे। तो यहां पे जो स्ट्रेंथ आएगी वो ज्यादा आएगी। लेकिन यदि मैं आपके पास सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन की बात करूं तो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन में क्या होगा, ये मेरे पास ये है और मैंने यहां पे कन्फाइनमेंट कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या कन्फाइंड प्लेट है और यहां भी मेरे पास एक कन्फाइंड प्लेट है, मैंने कर दिया यहां पे लॉक कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सिलेंड्रिकल सेक्शन में आपके पास ये जो हाइट है ये कितनी है, 300 mm। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, ये आपकी 150 mm है, ये भी आपको पता है। अब जब आप इसके अंदर कन्फाइनमेंट करेंगे तो ये इतने एरिया को ही कन्फाइन कर पाएगा। मान लो इसने इतने एरिया को कन्फाइन कर दिया और ये इतने एरिया को ही कन्फाइन कर पाएगा। अब जो ये आपका व्हाइट वाला पार्ट बच गया, क्या ये वो पार्ट बच गया जिसके अंदर क्रैक बन सकते थे? अब यदि इसके अंदर क्रैक बन सकते थे तो भाई इसके अंदर क्रैक बनेंगे, क्रैक बन गए इसके अंदर। तो ये जो क्रैक आपके यहां पे बने, क्या इसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं होगी? रिड्यूस होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सिलेंड्रिकल की स्ट्रेंथ आती है वो कम आती है। कितना आती है तो ध्यान रखना, सिलेंडर स्ट्रेंथ जो आती है वो आपके पास 2/3 आएगी, 2/3 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ आती है। आती है नहीं आती है, जल्दी बोलो, क्विकली बोलो, होता नहीं होता ऐसा, बोल दो भाई। पढ़ा नहीं पढ़ा आप सबने किसी ने कि ये 2/3 होगी, सिलेंडर में पहले क्रैक आ जाता है इसलिए। हाँ जी, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी अब देखो क्या होगा, जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे ना तो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जब बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्रैक तो बनेंगे ही, जब उसके अंदर कन्फाइनमेंट भी नहीं आ पाएगा तो वहां पे क्रैक बनेंगे। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनता है कि यदि आपके इन सीटू कंडीशन को स्टिमुलेट करता है, इन सीटू कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, तो हम सिलेंडर पे काम करते हैं। लेकिन IS 456 2000 के करस्पॉन्डिंग यदि मैं काम करूंगा तो क्यूब पे काम किया जाएगा। IS कोड इस पे काम करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां पे देखो कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसको पढ़िएगा ध्यान से। लिखा हुआ है यहां पे, अब पढ़ो जो मैंने यहां लिखा हुआ है, अब उसको पढ़ना, वहां से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे आप अपने साइज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, ये लिखा हुआ है यहां पे। बट बियॉन्ड द 450 mm नो डिक्रीज इन स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है, अब साइज को कितना बढ़ाएं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होते जाए होते जाए होते जाए। तो IS कोड ये बोलता है, आपने पहले 150 mm के क्यूब को यूज किया, वहां पे स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा आई, और यदि आप अपने साइज को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ घटती जाएगी। जैसे आपका क्या हुई, 0.8 टाइम्स हो गई, या फिर 2/3 हो गई, या लेकिन ये बोलता है कि यदि आपने साइज को 450 mm से ज्यादा बढ़ाया तो अब स्ट्रेंथ के अंदर ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं होने वाला। तो यहां पे जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगी यदि आपने 450 mm से बड़े डाया को यूज किया या बड़े स्पेसिमेन को यूज किया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि देखो कर्व जो बनता है ना, जो स्ट्रेंथ का कर्व बनेगा, जो साइज का बनेगा, वो ऐसा बनता है। पहले क्या हुआ, पहले आपकी जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, ये आपका साइज है, ये आपका हर पॉइंट पे डिक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे जैसे ही आपके स्पेसिमेन का साइज 450 mm हो गया, अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम ही आ जाएगी। हर पॉइंट पे आपकी स्ट्रेंथ आती है, ये आपका IS कोड बोलता है, इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब बात आती है कि जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट की, तो कौन सी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और किसको बोलेंगे। तो क्या होगा, उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि सर ये FCK क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FCK। तो FCK मतलब क्या होता है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होती है, वो भी 28 डेज की। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में जरा सुन लीजिए, इसके बारे में जरा सुन लीजिए। देखो आपने क्या किया, स्पेसिमेन को लिया, उस पर अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया। अब आपको पता है यदि स्पेसिमेन छोटा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ कम आएगी। तो मेरे हिसाब से एक बात हम बोल सकते हैं
कि यहां पे साइज एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है टू डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए इसका स्पेसिमेन का जो साइज है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जब इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, जब हम आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप है ना 28 डेज की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करो और एक कर्व बनाओ। उस कर्व में क्या होगा, यहां पे आपकी स्ट्रेंथ होगी और यहां पे हम डेविएशन पे काम करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इसके यहां लिए हम एक कर्व बनाएंगे। वो कर्व मेरे पास इस तरह से होगा। ये क्या आपके पास, ये आपकी मीन टारगेट स्ट्रेंथ है, इसको हम बोलते हैं मीन और टारगेट स्ट्रेंथ। मीन और टारगेट स्ट्रेंथ आपकी ये होगी और यहां पे मैं एक चीज रखूंगा जिसको हम बोलेंगे एफसीके, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1.65 इंटू डेल्टा होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने कर्व बनाया तो क्या बनाया, वैसे सबने पढ़ रखा है चीजें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जल्दी इसको समअप कर रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये जो एफसीके है ना, ये एफसीके हमको यही बताता है कि ओनली 5% रिजल्ट आर फॉल्स। ठीक है, ओनली 5% रिजल्ट आपके फॉल करेंगे, इससे ज्यादा रिजल्ट आपके फॉल नहीं करेंगे। मतलब आपने डिफरेंट टाइप के स्पेसिमेन बनाए होंगे, उन सबकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया होगा, उन सबकी जो एवरेज स्ट्रेंथ आपकी आई होगी उसके रिजल्ट के वेरिएशन में 5% से ज्यादा सैंपल फेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, 1.65 इंटू डेल्टा। ये जो डेल्टा है ना, ये इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है, कुछ लोग इसको सिग्मा बोलते हैं, मैं डेल्टा बोलता हूं। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से हम इसको जानते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अब क्या होगा, यदि वो मीन टारगेट स्ट्रेंथ होती तो क्या होती, उस पे जो स्पेसिमेन की प्रोबेबिलिटी होती क्या वो 50% होती है ना। अब यहां पे 5% रिजल्ट फेल कर रहे हैं, तो क्या हम यहां से आपकी टारगेट स्ट्रेंथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैसे, एफसीके प्लस के 1.65 इंटू डेल्टा, या फिर हम यहां से एफसीके को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एफएम 1.65 इंटू डेल्टा। ये जो आपकी स्ट्रेंथ आई है ये आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है, मटेरियलिस्टिक स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि आपके लोड को डिस्क्राइब कर रहा है। क्योंकि जो 28 डेज की स्ट्रेंथ आती है ना, ये आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। आप ऊपर से कितना लोड इस पे लगा रहे हैं, उसको कितना झेल रहा है, ये नहीं है। ये 28 डेज में आपकी कंक्रीट कितनी स्ट्रेंथ डेवलप करेगी वो है ये। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पे आपके डिफरेंट टाइप के कर्व बन सकते हैं। कैसे, ऐसे, कल को जो कर्व है वो ऐसा बन जाए, एक बना कर्व ऐसा, एक कर्व बना ऐसा, और एक कर्व बन गया ऐसा। ठीक है, इसको मैं ए नाम देता हूं, बी नाम देता हूं, सी नाम देता हूं, आप इसको ऐसे मान लो। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एफएम है, एफएम। अब इन कर्व को देख के हमसे ये पूछा जाता है कि बताओ इनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंक्रीट हमें किस में मिलेगा, ए कर्व में मिलेगा, बी कर्व में मिलेगा, सी कर्व में मिलेगा। तो ध्यान रखना, जितना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उतनी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट खराब होगी, जितना ये पास पास में होंगे उतनी आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो क्या होगा, ये आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब यहां पे देखो जा ध्यान से, जो कर्व सी है, यदि मेरे पास मान लो कि मेरा जो एफसीके है वो यहां पे आया, तो जो डेविएशन है वो कितना ज्यादा हो गया, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें ना ये चेक करना है कि आपकी जो मीन स्ट्रेंथ है उसके पास में आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होगा वो ए होगा, ए इज बेस्ट क्वालिटी। क्यों भाई, क्योंकि ये आपके सैंपल के इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो बिल्कुल पास में है। ठीक है गाइस, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इनको आपको टैकल करना है, एग्जाम में बनते हैं और बिल्कुल गलत करके नहीं आना इनको। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बता दिया कि आप एफसीके पे काम करिए, लेकिन क्या हो रहा है, क्यूब को आप यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है, सिलेंडर को आप यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ कम आ रही है। तो क्यों मैं एक ऐसा ना करूं कि मैं एक करेक्शन लगा दूं या एक वेरिएशन फैक्टर लगा दूं जो आपके स्पेसिमेन को कंट्रोल करे। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेसिमेन को कंट्रोल करने के लिए जो आपके एफसीके की वैल्यू आई उसको 2/3 ऑफ एफसीके कर देते हैं, जिससे ये जो 2/3 है ये आपके साइज का करेक्शन है।
क्या है, साइज करेक्शन है ये आपके साइज का करेक्शन है। और जब भी हम आपकी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं तो हम आपके 2/3 ऑफ एफसीके पे काम करते हैं। 28 डेज की स्ट्रेंथ तो आपकी कैटेगरी स्ट्रेंथ है, लेकिन कल को यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया हमको यह बताइए कि आपके पास जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आप कहां पे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम 0.67 ऑफ एफसीके पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये आपके साइज को के वेरिएशन को भी टेकन इनटू अकाउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है यहां पे देखो, ये लिखा हुआ है जो आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसको आप 0.67 एफसीके होता है, जो 0.67 है ये आपका 2/3 ऑफ स्पेसिमेन का जो साइज है उस पर काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, प्लीज नोट्स क्लास से पहले सेंड कर दीजिए जिससे हम एडिशनल डाटा भी ऐड कर। ठीक है गाइस, ठीक, मैं आपको साथ में दे दूंगा, ये आपको साथ में मिल जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, ऐसा ऐसे मैं आपको सेव करके दे दूंगा, मैं चाहता ऐसे मिल जाए आपको, पर आप बोल रहे हैं तो मैं पहले भी दे दूंगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेरे पास क्या होती है, उसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर मतलब क्या होता है, आप अपनी कंक्रीट को बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उसके अंदर कंप्रेशन ही होगा। तो मान लो मेरे पास ये सेक्शन था, मेरे पास ये सेक्शन था, अब इस सेक्शन में क्या हुआ, आपने ऊपर से लोड लगाया तो क्या ये ऐसा जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, इस वाले पार्ट में तो कंप्रेशन हो गया, ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में टेंशन हो गया, और आपको पता है जो कंक्रीट है वो वीक इन टेंशन है, तो क्या यहां पे क्रैक बनेंगे। तो ये जो क्रैक होते हैं इनको जो डिस्क्राइब करता है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ही डिस्क्राइब करता है। तो कोई आपसे पूछे कि मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, कोई आपसे पूछे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, तो वो आपकी 0.7 टाइम्स ऑफ रूट एफसीके होती है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपकी बैंडिंग में डिस्क्राइब करता है। जहां भी फ्लेक्सर आए समझ जाना बैंडिंग की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, बैंडिंग की बात कर रहा है, और उसी को हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है गाइस, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बताओ फ्लेक्सर स्ट्रेंथ क्या होती है, तो उसके लिए हम फॉर्मूले पे काम करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट एफसीके। एफसीके को मैं पहले बता चुका हूं क्या है, एफसीके आपके पास कैटेगरी स्ट्रेंथ है 28 डेज की, उसका 0.7 टाइम्स करेंगे अंडर रूट में, तो आपके पास FCR आ जाएगी। ये आपकी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, तो ये भी आपकी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होगी, और ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करता है, यूज टू डिटरमाइन द ऑन सेट ऑफ क्रैकिंग। कोई आपसे पूछेगी बताओ वो कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपके स्पेसिमेन के क्रैकिंग को डिस्क्राइब करता है, तो आप समझ जाना कि हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर पे काम करते हैं, वही आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के द्वारा क्रैकिंग को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि आपको पता है टेंशन में क्रैक बनेंगे और उसको ये बताएगा। तो हमने क्या सीखा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में सैंपल कितना होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, किस पे हम चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, मॉडुलस ऑफ रप्चर की वैल्यू के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं, इस पूरे में हमने ये सीख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए अब बात करेंगे, जैसे आपने क्या किया, आपने सिर्फ पहले अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया और उसके बाद उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक किया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को ही डिस्क्राइब कर लें, तो उसके लिए हम स्प्लिटिंग टेस्ट यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, FCT इक्वल्स टू 2p/πdl। FCT इक्वल्स टू 2p/πdl। ये p मेरे पास क्या होता है, जो आपने प्रेशर एक्सर्ट किया, ये डायमीटर d होता है, लेंथ l होगी। बेसिकली जो सैंपल है वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होगा। हम यहां पे लोड को एक्सर्ट करते हैं, p लोड को, उसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसा जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पे आपके टेंशन होंगे, यहां पे आपके कंप्रेशन होगा, और यहां पे आपका टेंशन होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को यदि मैं डिस्क्राइब करता हूं तो स्प्लिटिंग टेस्ट से हम कैलकुलेट करेंगे, और ये वैल्यू आपके FCR की वैल्यू का 2/3 होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछाएगा आपसे कि बताओ आपके पास FCK दे रखा है, FCR दे रखा है, आपको FCT दे रखा है, FD दे रखा है, तो आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखेंगे हम यहां पे कि जो FCT है उसको हम 0.66 FCR में लिख सकते हैं, और जो FCR है क्या हम उसको 0.7 रूट FCK नहीं लिख सकते,
ये बोलना चाह रहे हो आप, लिख सकते हो आप ओम कुमार जी। बस FCR की वैल्यू को 0.7 रूट FC के पुट कर दीजिए और इनटू 0.66 कर दीजिए, तो यहां से आप FCT की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपने लिख रखी है। ठीक है ब्रो, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। हम आपकी कॉन्क्रीट में ये जो टेस्ट में कर रहा था ये आपका एक इनडायरेक्ट टेस्ट है, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करनी है कि हम तो कॉन्क्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ को डायरेक्ट ही कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.5 से लेके 0.625 FCR। और ये जो FCR है ये आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है। क्या है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अब देख के बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, जल्दी देख के बताओ। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? हाँ, 0.46 FCK पे काम कर सकते हैं। ठीक है भाई जी, जल्दी बोलो कौन सी वैल्यू इनमें सबसे बड़ी है और कौन सी वैल्यू इनमें सबसे छोटी है? FCK सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा मैंने FCK कर दिया, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है? जल्दी बोलो। क्या उसके बाद मैं लिखूं कि मेरा FCR बड़ा होगा? क्या उसके बाद मैं लिखूं आपका FCT लिखोगा, या हम FD लिखें, या फिर आपका FCT होगा? ये होगा आपके पास सबसे जो कम होगा, क्या वो FCT होगा जो आपने यहां पे स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कैलकुलेट किया? क्या उसकी वैल्यू FCK की टर्म में आप कैलकुलेट करिए, बोलो भाई। और जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 0.625 है। तो मैंने ये देखो यहां पे ध्यान रखेंगे, ये वाला टर्म नहीं होगा, बिकॉज ये आप सब FCR में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपका FD होगा, ये आपका FCT होगा, और फिर आपका FD होगा। ठीक है, ठीक है ब्रो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में SSU के थोड़ा घुमाता है क्वेश्चन को, तो वो ऐसे पूछ सकता है, आप इसको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे जो कम होगा वो FD होगा, क्योंकि देखो ये 0.66 FCR के बराबर है और ये मिनिमम आपका 0.5 FCR के बराबर है, और इस FCR के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 0.2 FCK, तो ये तो 0.35 के करीब हो जाएगा। और ये कितना हुआ था? ये आपका 0.46 FCK के बराबर हो गया था। और आप देख लो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर सभी को? दीपक कुमार ने बिल्कुल बढ़िया बोला है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास बेसिक टर्म, आपको पता होना चाहिए कैसे हम काम कर रहे थे, क्या आपके पास स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं जिनको पता होके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द कॉन्क्रीट। आपकी कॉन्क्रीट के अंदर हम चेक करते हैं कि आपने कितना लोड लगाया, कितना स्ट्रेन इसके अंदर हुआ, उस पूरी की पूरी वैल्यू को स्पेसिफाइड किया जाता है। तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द कॉन्क्रीट। अब मुझे बताओ, जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने बनाया, क्या ये क्यूब पे बनाया या सिलेंडर पे बनाया? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, किस पे हम काम करेंगे? तो ध्यान रखना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हम कौन के बनाते हैं वो आपके क्यूब पे बनाते हैं, क्यूब पे बनाते हैं, क्यूब पे। ठीक है, यदि मैं आईएस कोड के साथ काम करूंगा तो बेटा हम क्यूब पे बनाएंगे। लेकिन देखो एक बात लिखी हुई है इसके अंदर, वो आप ध्यान से, लिखा हुआ है सिलेंडर इज टेस्टेड टू ऑब्टेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिकॉज वी हैव टू ऑब्टेन द कंडीशन फॉर यूनी एक्सियल कंडीशन। एग्जाम में क्वेश्चन बने कि आपको ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है और आपको यह भी चेक करना है कि यूनिएक्सियल कंडीशन में स्ट्रेस का वेरिएशन स्ट्रेन के साथ कैसा है। तो सबसे जो बेस्ट मेथड होगा वो आपके पास सिलेंडर होगा, लेकिन हम सिलेंडर की टेस्टिंग नहीं करते हैं। वी आर नॉट डूइंग द सिलेंडर टेस्टिंग, क्योंकि आपका आईएस कोड में सब वैल्यू क्यूब के हिसाब से ही दे रखी है, तो हम क्यूब का ही कर्व बनाएंगे। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि ऐसी लैंग्वेज लिख के दे कि सिलेंडर इज टेस्टेड टू ऑब्टेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व व्हेन द यूनी एक्सियल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, तब हम आपके सिलेंडर टेस्ट पे काम करेंगे। यदि ऐसा लिखा होगा तब काम करेंगे, लेकिन यदि आईएस कोड के हिसाब से बोलेंगे तो क्यूब पे काम करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब आईएस कोड की बात चल रही है तो आईएस कोड देख लेते हैं क्या बोलता है। तो यदि आप अपने आईएस कोड को खोलेंगे तो उसमें 456/2000 का क्लोज नंबर 38.1 कुछ बोलता है। क्या बोलता है? द रिलेशन बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द कॉन्क्रीट एंड द स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, हाँ रिकॉर्ड रहेगा, may be assumed to be rectangular, trapezoidal, parabolic or any other shape which
result in prediction of strength in substantial agreement with the result of test. The acceptable stress strain curve in given below which is rectangular and parabolic. देखो क्या है, जब हम आपके कर्व को बनाते हैं तो उन्होंने ना ये कर्व ऐसा बनाया, वो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे आपकी स्ट्रेस बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन वो आपके 0.002 स्ट्रेन तक बढ़ेगी और उसके बाद वो आपकी कांस्टेंट हो जाती है, वो आपकी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये कर्व बनता है, यहां पे स्ट्रेस है, यहां पे स्ट्रेन है। ये जो आपके पास 0.002 स्ट्रेन तक बना, ये वाला पार्ट आपका पैराबोलिक कर्व होता है और उसके बाद ये कर्व आपका स्ट्रेट कर्व हो जाता है, स्ट्रेट कर्व हो जाता है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, कर्व। अब देखो क्या बोला उन्होंने, यदि मैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट का कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे काम करूंगा जो आपकी एफसीके है, उस पे आपने स्पेसिमेन के साइज के वेरिएशन पे काम किया तो इसका 2/3 ऑफ एफसीके कर दिया, ठीक है। तीसरा, अब क्या है कि जब हम ये काम करेंगे ना तो हम दो चीजों पे काम करते हैं। वो क्या होता है, एक हमारे पास क्या होगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की जब हम बात करते हैं तो हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे भी काम करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे भी काम किया जाता है। अब जब हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पे काम करेंगे तो मैं कंक्रीट के लिए भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पे काम करूंगा। सब्सटेंशियल क्या होता है बताता हूं मैं भी, ठीक है। तो क्या होगा, जो मेरे पास 2/3 ऑफ एफसीके आया, यदि मैं उसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द कंक्रीट से डिवाइड दे दूं तो यहां से जो मेरी वैल्यू बनेगी, क्या वही मेरे पास एक स्ट्रेस डेवलप होगी जो मुझे कैलकुलेट करनी है फॉर द कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहां से जो हमें पास आता है वो आता है 0.44 एफसीके, 446 एफसीके की वैल्यू आती है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.45 एफसीके करते हैं। तो जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना कि इस पे कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ कितना नहीं हुआ, वो इस 0.45 एफसीके के लिए ही करते हैं। दूसरा ये बोल रहा है कि आपने ये जो कर्व बनाया इसको पैराबोलिक बना दिया, इसको आपने स्ट्रेट बना दिया। क्या ये पैराबोलिक और स्ट्रेट पोर्शन रहेगा? नहीं, ये आपका ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, कोई अदर शेप भी हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम बोलते हैं ना कि सब्सटेंशियल एग्रीमेंट होना चाहिए, सब्सटेंशियल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो वेरिएशन आपका होगा, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो आपके पास ट्राइंगुलर हो, चाहे वो आपके पास ट्रेपेजॉइडल हो, 0.002 स्ट्रेन तक ही रहेगा। उसके बाद ये वैल्यू आपके पास स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। ये हम यहां पे रखते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो सब्सटेंशियल एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं और हुक्स लॉ को वैलिड मान रहे हैं, ठीक है। हुक्स लॉ को वैलिड मानेंगे, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पे काम करेंगे। इन दो बातों पे ध्यान रखते हैं, इसी को हम बोल देते हैं सब्सटेंशियल एग्रीमेंट पे काम करो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, ये मैंने 0.44 क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो गामा एम की वैल्यू है वो 1.5 होती है फॉर द कॉन्क्रीट। मैं लिख देता हूं, गामा एम फॉर कॉन्क्रीट कितनी होती है, 1.5 होती है, और गामा एम फॉर स्टील कितनी होती है, 1.15 होती है। हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम स्टील की, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हम ध्यान रखेंगे। यदि मैं गामा कंक्रीट की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है, 1.5 होता है, ये 1.15 होता है। स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा हम कम लेते हैं, जबकि कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हम ज्यादा लेते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर ब्रिटल टाइप का फेलियर होगा, ब्रिटल टाइप का फेलियर होगा। तो जब ब्रिटल टाइप का फेलियर होता है ना इसके अंदर, तो ये हमें बताता नहीं है कि कब फेल करेगा। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है ना, तो हमें ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे काम करना पड़ेगा। जबकि स्टील के अंदर डक्टाइल फेलियर होगा, फेल होने से पहले हमको खबर मिल जाएगी कि बेटा अपने आप को बचा लो। तो क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है इसका, ठीक है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल अच्छा है, इसके अंदर क्या होगा, डक्टिलिटी होगी, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम पे काम करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ब्रो। कोई भी चीज यहां पे आपको समझ में नहीं आ रही है, आप समझ लीजिए, पूछ लीजिए। कर्व भी पूछा गया है, किसका कर्व है, क्या ये रेक्टेंगुलर होता है, ये भी पूछा गया है। स्ट्रेन कितनी होती है, ये भी पूछा गया है। सिलेंडर की स्ट्रेंथ आपकी क्यूब की स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक है, ये 0.8 टाइम्स होगी, 0.8 टाइम्स होगी। दूसरा, हम जो हुक्स लॉ की वैलिड की बात करते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे। गामा कंक्रीट कितना है, गामा स्टील कितना है, उस सब के बारे में हम यहां पे बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो ये सभी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये सब आपको रट जानी चाहिए,
आप तक आपने क्या किया नहीं किया वो हमको नहीं पता, लेकिन ये सब चीजें आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं, ये तो हो गई बेसिक बात जो आपको यहां पे याद रखनी पड़ेगी। सर 0.0035 वाला एक बार, अच्छा ब्रो देखो, ये जो आपका वेरिएशन हुआ ना 0.002 वाला, ये आपके एक्सियल कंप्रेशन की वजह से हुआ। मतलब अभी तक आपकी इस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, आपकी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में सर 0.45 के स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चर होता है ना, हाँ जी हाँ जी, हाँ, ये जो मैंने बताया 2/3 वो आपके स्पेसिमेन का कंस्ट्रक्शन है कि आपके स्पेसिमेन का वेरिएशन क्या होगा। ये 0.8 टाइम्स ही कर लेंगे यदि मैंने कहीं पे बताया है तो, ठीक है, तो इसको 0.8 टाइम्स ही कर लेंगे। ये वेरिएशन है आपके स्ट्रक्चर वेरिएशन, ये 0.8 टाइम्स आपकी स्ट्रेंथ है कंपैरिजन पे, तो ये दोनों बात सही है। ठीक है गौरव गौतम जी, ये 0.8 टाइम्स होगी यदि आप क्यूब से कंपैरिजन करेंगे आपके सिलेंडर की, लेकिन यदि आप सिलेंडर को ही कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके अंदर वेरिएशन चेक कर रहे हैं तो वो 2/3 होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, यहां पे एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे सर ये 0.035 बता दो एक बार, तो मैं उसको ये बता रहा हूं। देखो यहां पे क्या है कि अभी तक ना आपकी कंक्रीट के अंदर ना कोई भी बैंडिंग नहीं हुई है, कोई भी बैंडिंग नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आप इस स्ट्रेन पे आएंगे ना 0.035 स्ट्रेन पे आएंगे तो यहां पे आपकी बैंडिंग की वजह से कंप्रेसिव लोड ही तो लगा रहे हैं ऊपर से, आप अपनी स्ट्रक्चर पे कंप्रेसिव लोड ही तो लगा रहे हैं, तो यहां पे क्या हुआ, कंप्रेशन हो गया, यहां पे टेंशन हो गया, और जब ये टेंशन हुआ तो उस टेंशन की वजह से क्या हो गया, बैंडिंग हो गई, और बैंडिंग से क्या हुआ, क्रैक बनेंगे, बैंडिंग की वजह से यहां पे क्रैक बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए हम बोल देते हैं कि 0.02 में पास क्या एक्सियल कंप्रेशन है और ये क्या है, ये आपका बैंडिंग कंप्रेशन है, दिस इज योर बैंडिंग कंप्रेशन। ठीक है अभिषेक, बात समझ सभी को, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बताओ एक्सियल कंप्रेशन में से कितना स्ट्रेन होता है, तो 0.002 स्ट्रेन होगा। कोई पूछे आपसे कि बैंडिंग कंप्रेशन में से कितना होगा, तो 0.035 पे हम काम करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, जल्दी बोलो, बोल दो, चिल मार पढ़ो, सब कुछ रिवाइज करा दूंगा यहाँ पे, इतना आपके प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, सब कुछ यहाँ पे रिवाइज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा कि सर हम तो कॉन्सेप्ट सीखने आए थे, कॉन्सेप्ट सीखने नहीं आए हो बेटा अब यहाँ पे तुम, ठीक है, इतना तो आता ही है यार सबको यार कि होता है चीजें, बस यहाँ पे रिवाइज करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट हैज अ ग्रेटर डक्टाइलिटी। अब ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आपकी लोअर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रहेगी उसके अंदर डक्टाइलिटी ज्यादा होगी। अब ऐसा कैसे हो गया, आप बोलोगे सर डक्टाइलिटी तो है ही नहीं कंक्रीट के अंदर, तो आपने कैसे लिख दिया ये, बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। जो क्या है गाइस, यदि आपने अलग अलग ग्रेड लिया, M20 ग्रेड लिया, M25 ग्रेड लिया, M30 ग्रेड लिया, अब ये जो M है ना ये आपके मिक्स की बात है, ये M तो आपके पास मिक्स की बात है, और ये जो 30, 25, 20 है ना ये आपके 28 डेज की स्ट्रेंथ है, आपके पास 28 डेज की स्ट्रेंथ है। अब मैं आपसे पूछूं, आपने 25 ग्रेड लिया, 20 ग्रेड लिया, तो बताओ किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसके अंदर ज्यादा ब्रिटलनेस होगा। तो आप ध्यान रखना इस बात को, इट इज अ वाटर सीमेंट रेशियो कंडीशन जो आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे यदि आपने M20 ग्रेड को यूज किया और M25 को यूज किया, यदि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसके अंदर ब्रिटलनेस भी ज्यादा होगी। M25 में ब्रिटलनेस कम होगी, इसलिए हम बोल देते हैं कि जब ब्रिटलनेस कम है तो हो सकता है कि डक्टाइल हो जाए। ठीक है, इसके कंपैरिजन में वैसे तो आपकी कंक्रीट के अंदर कोई डक्टाइलिटी होती नहीं है, लेकिन यदि आप इन दोनों को कंपैरिजन में लाएं कि M30 के अंदर ज्यादा ब्रिटलनेस, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, तो उसके हिसाब से यदि आप ब्रिटलनेस की वेरिएशन को यहां बढ़ते देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो डक्टाइलिटी है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जहां की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां डक्टाइलिटी कम होगी। ठीक है, तो ऐसा भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी डक्टाइलिटी होगी। आप सोचोगे सर ये तो होता ही नहीं कभी भी, लेकिन आप सोचो ना, कंपैरिजन करके सोचो
कि जब लोअर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो लोअर ग्रेड की बात कर रहा होगा ना, 28 डेज की जो स्ट्रेंथ है वो लोअर आ रही होगी एज कंपेरिजन टू 30 ग्रेड 25 ग्रेड पे हम काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अब जो क्या होता है, कर्व जनरली लीनियर अप टू द स्ट्रेन ऑफ 10 से 15% टाइम द पीक स्ट्रेस। जो आपकी पीक स्ट्रेस है ना, उस पीक स्ट्रेस का 10 से 15% टाइम, आपकी पीक स्ट्रेस का 10 से 15% टाइम तक आपका जो कर्व रहता है वो लीनियर रहता है। ये बात अभी आपको ध्यान रखनी है। कोई आपसे पूछे ना कि कितना परसेंट पे ये जो लीनियरिटी की आप बात कर रहे थे ना कि लीनियर आया, तो पीक स्ट्रेस का भाई, अब जब आपका कर्व स्टार्ट होगा तो ऐसे कर्व स्टार्ट होगा ना, ऐसे पैराबोलिक बनेगा 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 फिर बनेगा। तो ये पूछ रहा है कि जो लीनियरिटी है ना, लीनियरिटी ये कहां तक होगी, तो आप ध्यान रखेंगे 10 से 12% ऑफ पीक स्ट्रेस। पीक स्ट्रेस का 10 से 12% तक ये लीनियर रहता है, उसके बाद ये पैराबोलिक कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ये पैराबोलिक है, थोड़ा सा पहले स्ट्रेट होगा फिर पैराबोलिक में जाएगा। तो ये जो 10 से 12% है ये आपकी पीक स्ट्रेस तक इसकी लीनियरिटी बनती रहेगी। क्योंकि आपको पता है कॉन्क्रीट 100% तो इलास्टिक नहीं हो सकती ना, ये तो प्लास्टिक होगी, प्लास्टिक उसके अंदर आपके बनेगी हमेशा, तो इट इज नॉट इलास्टिक कंडीशन। तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो फॉलो है वो आपके किसी एक वैल्यू तक पहुंचेगा, और वो आपकी क्या होती है, वो आपकी 10 से 12% ऑफ पीक स्ट्रेस जो आपके पास होगी उसके करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेट लाइन पे काम करेगा। ठीक है ब्रो, अब देखो ध्यान से, जब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं, अभी सिर्फ मैंने कंक्रीट के बारे में बात करी है, मैंने कहीं भी आपसे स्टील के बारे में कोई बात नहीं करी है। अभी मैं सिर्फ कंक्रीट के बारे में ही पंगा ले रहा हूं। अब देखो ध्यान से, यदि मैं आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो मतलब क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, आपकी कंक्रीट के अंदर कितनी परसेंटेज का इलास्टिसिटी रहेगी वही आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहती है। ठीक है, मतलब यदि आपने लोड लगाया, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन हुआ, लोड हटा लिया, वेरिएशन खत्म, यदि ये इलास्टिसिटी आपकी हो पाई, उसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हम दो तरह के मॉडुलस पे काम करते हैं, एक को हम बोलते हैं सीकेंट मॉडुलस और एक को हम बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस। जब भी हम आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे काम करते हैं ना, तो हम सीकेंट मॉडुलस पे काम करते हैं। ये क्या होता है, ये जो सीकेंट मॉडुलस है ना, ये क्या करेगा, यदि आपके पास ये कर्व है आपकी कंक्रीट का जो स्टार्टिंग में पैराबोलिक था, बाद में स्ट्रेट हो जाएगा आगे जाके, इसमें क्या होगा, यदि मैं 0 से लेके और एक पीक वैल्यू, वो कौन सी मेरे पास, वो आपकी 0.33 FCK की वैल्यू है, उस पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसी को हम सेकेंट मॉडुलस के नाम से जानते हैं। और वही वैल्यू, इस एंगल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके ही हम आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं फॉर द कंक्रीट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो ये टेंजेंट मॉडुलस है ना, इससे कभी भी आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या होगा, ये यहां से टेंजेंट डालेगा, यहां से टेंजेंट डालेगा, और जहां पे इन दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। तो यहां से आप तब कैलकुलेट करते हैं जब आपको पता नहीं है कि आपकी कंक्रीट किस पीक पे फेल होगी, किस वैल्यू पे फेल होगी, किस लोड पे फेल होगी। यदि आपको वो नहीं पता है तो हम फिर टेंजेंट मॉडुलस पे काम करते हैं कि एक पीक स्ट्रेस कैलकुलेट करके बताए कि कितनी वैल्यू पे आपका सैंपल फेल करेगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम कौन सा मॉडुलस यूज करते हैं, तो हम सेकंड मॉडुलस यूज करते हैं जो ओरिजिन से आपकी FCK के 1/3 पे काम करेगा। 0.33 FCK की वैल्यू पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके सेकंड मॉडुलस की वैल्यू क्या है, और वहां से हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ब्रो, बात समझ में जल्दी बताओ, स्पीड से नहीं पढ़ा रहा मैं, आराम से पढ़ा रहा हूं यार, बहुत आराम से चल रहा हूं मैं तो, बहुत ही आराम से, क्योंकि ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल चीजें आगे तो सिर्फ मैक्सिमम चीजें वो है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ईसी प्राइमरीली इन्फ्लुएंस बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट। तो आप ध्यान रखना, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात आएगी ना, तो वो आपकी कंक्रीट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एग्रीगेट पाया जाता है। मतलब डिटरमाइन पीक स्ट्रेस करना, हाँ टेंजेंट मॉडुलस जो होता है वो पीक स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए ही आता है। लेकिन आपको पता है कि इट इज अ ब्रिटल मटेरियल ना, ब्रिटल मटेरियल तो हमें पता ही होता है कहां पे पीक आ रहा है, तो ज्यादा टेंजेंट मॉडुलस को हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे ईसी प्राइमरीली इन्फ्लुएंस बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट, क्योंकि आपकी कंक्रीट के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एग्रीगेट पाया जाता है। ये बॉडी बनी हुई है, एग्रीगेट की जो बॉडी बनी हुई है वो इससे बनी हुई है। यार मुझे फोन ही
चलिए चलो, माफी चाहता हूं 2 मिनट के लिए। अब देखो बात करते हैं हम आपके पास ईसी की। ईसी इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट। जो आपके इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी एग्रीगेट की प्रॉपर्टी की वजह से ही आती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी कंक्रीट की, वैसे वैसे आपकी मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट बढ़ती है, क्योंकि आपकी कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना स्टार्ट कर देती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोड को वो रोक पाएगी, झेल पाएगी, इसलिए हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ जो एग्जाम में आते हैं एज पर द आईएस कोड रिकमेंडेशन। एक होता है मेरे पास शॉर्ट टर्म मॉडुलस। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, जब हम 28 डेज की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, 28 डेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट टर्म मॉडुलस पे काम करेंगे और वो वैल्यू आपके पास होती है 5000 रूट FCK। ये आपके पास शॉर्ट टर्म मॉडुलस की वैल्यू है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन क्या होता है, आपको पता है कि आपकी कंक्रीट के अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं क्रीप। क्रीप मेरे पास क्या है, सस्टेन लोडिंग के करस्पॉन्डिंग टाइम डिपेंडेंट जो यहां पे वेरिएशन होता है उसको हम क्रीप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रीप बोल देते हैं। अब जो ये क्रीप है ना, इस क्रीप की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये EC ही हो जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं लॉन्ग टर्म। क्या बोलेंगे इसको, लॉन्ग टर्म मॉडुलस के नाम से हम जानते हैं। और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आपके पास EC/1 प्लस के थीटा के बराबर होगी। यहां पे जो थीटा है ये क्रीप कॉफिशिएंट है, जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन के रेशियो पे डिपेंड करेगा। ये थीटा की वैल्यू हम जो कैलकुलेट करते हैं वो 7 डेज में कैलकुलेट करते हैं, 28 डेज में कैलकुलेट करते हैं और 1 ईयर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, ये 2.2 होगी, ये 1.6 होगी और ये आपकी 1.1 होगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा। तो क्रीप इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना ना। अब मुझे बताओ, इसको देख के बताओ, यदि आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू 1.1 हो गई है और आपने इस वैल्यू के थीटा की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया, तो बताओ ECE की वैल्यू बड़ी आएगी। यदि आपने 2.2 पुट कर दिया तो यहां पे ECE की वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी या कम आएगी, बोलिए जरा, देख के बताइए जल्दी से। तो आप बोलोगे सर 1 ईयर के अंदर ना क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू घट जा रही है, जबकि 7 डेज में आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू 2.2 आ रही है। अब ये ज्यादा वैल्यू नीचे जाएगी तो क्या आपके पास डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहां पे कम हो जाएगी ना, यहां पे कम हो गई। इसलिए हम बोल देते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके टाइम के साथ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू यहां पे घट गई। जो क्रीप होता है वो सबसे ज्यादा कब पाया जाता है, क्या जब हम अपने लोडिंग सस्टेन कर रहे हैं उस टाइम पे, या फिर हम बाद में भी, जब हम बाद में पूरा काम कर लेंगे, हम 1 ईयर की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, वहां पे क्रीप ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में क्रीप की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि दिस इज द टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना ना, डेड लोड की वजह से आपके पास डिफॉर्मेशन होगा कंक्रीट के अंदर और वो इमीडिएट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए क्रीप स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो घटना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेगी। ठीक है, कंक्रीट गेन द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइम, क्योंकि भाई आपको पता है 28 डेज की स्ट्रेंथ तो आपके पास आई, दिस इज 70 to 80% स्ट्रेंथ इन द 28 डेज, लेकिन 1 ईयर के बाद अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंक्रीट गेन कर लेता है और 1 ईयर के बाद वो स्ट्रेंथ 100% से ज्यादा भी हो जाती है। तो वहां पे जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्रीप अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्रीप सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में होगा, मैक्सिमम जो होगा वो स्टार्टिंग में ही होगा, उसके बाद वो घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है यहां से, इनकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला, इस पे फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, आपको एफसी की वैल्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा, पूछेगा आपसे बताओ ईसी की वैल्यू क्या होगी, और इन सब की वैल्यू 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर में क्या क्या वैल्यू पे काम किया जाएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, क्रीप लोडिंग मेंबर पर डिपेंड करती है क्या, हाँ अभी आऊंगा मैं क्रीप पे आ रहा हूं, देखो एकदम कि कौन कौन से फैक्टर्स इस पे क्रीप डिपेंड करेगा, आप टेंशन मत लो उन चीजों की। अब बात करते हैं क्रीप के। अब क्रीप की बात हो रही है तो पहले एक बार क्रीप को पढ़ ही लेते हैं ना कि है क्या ये। तो इट इज अ टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन। आपकी कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन हो रहा है टाइम के साथ साथ वो हो रहा है, उसी को हम क्रीप बोलते हैं।
यदि आप यहां पे इसे कर्व को देखेंगे, ये एज ऑफ कंक्रीट है और ये आपका स्ट्रेन है। जैसे ही आपने क्या किया, स्टार्ट में कुछ श्रिंकेज होंगे, मैक्सिमम क्रीप यहां पे हुआ, लेकिन जैसे आपके पास क्या होगा, आपकी कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना स्टार्ट करेगा, तो यहां पे क्रीप का जो स्ट्रेन है वो घटेगा, लेकिन वो अपनी पहले वाली पोजीशन को पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि देयर इज अ प्लास्टिसिटी, यहां पे इलास्टिक कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस वाले पार्ट में आपकी रिकवरी हुई और ये आपकी क्रीप रिकवरी से बच गया। ठीक है, तो ये कर आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा कहां पे हुई, यहां पे जो इमीडिएट होती है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंट स्ट्रेन हुआ, वहां पे सबसे ज्यादा क्रीप हुआ। उसके बाद जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और क्रीप घटता जाएगा, और क्रीप की रिकवरी पूरी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि प्लास्टिसिटी है। इसका आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से क्रीप हो सकता है। क्रीप जो होता है वो इंटरनल मूवमेंट ऑफ एडसॉर्ब वाटर होता है। आपको पता है कि एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं, उनके चारों तरफ पानी 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 होगा, तो यदि वो पानी है तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल मूवमेंट हो जाता है आपके पानी का, और उसकी वजह से क्या होगा, क्रीप होगा। विस्कोसिस फ्लो होगा आपके बिटवीन द गेट द पार्टिकल्स, मॉइस्चर लॉस की वजह से हो गया। ठीक है, या फिर कुछ माइक्रो क्रैक्स बन गए, उनकी वजह से आपके पास ये होता है, इनको आप ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा इफेक्ट क्या है आपके क्रीप का, जो आपका इफेक्ट ऑफ क्रीप है, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड स्लैब। यदि आपकी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, या आप बीम बात कर रहे हैं या फिर कॉलम की बात कर रहे हैं, वहां पे कहीं पे क्रीप हुआ तो वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू को और बढ़ा देगा। ठीक है, और बढ़ा देगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज लिखी हुई है, जो वो बता रहे थे ना, ये बात कर रहे हैं, अरबाज बात कर रहे हैं कि लोडिंग पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। अब देखो जरा ब्रो, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन इन सिलेंडर्स कॉलम मे बी लीड टू बकलिंग। बीम में देखा क्रैक बना, डिफ्लेक्शन बन गया। आपको पता है कॉलम इज अ सिलेंडर मेंबर, लेंथ बहुत ज्यादा है और लेटरल डायमेंशन काफी कम है, तो क्या होगा, यहां पे बकलिंग हो जाएगी आपके सैंपल की। ठीक है, तो क्रीप इंक्रीज व्हेन द सीमेंट कंटेंट इज हाई। यदि आपने सीमेंट कंटेंट को हाई रखा, वर्केबिलिटी रेशियो आपका हाई रहा, एयर एंट्रेनमेंट आपका हाई रहा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी लो रही, टेम्परेचर आपका हाई रहा, साइज थिकनेस आपके पास स्मॉल हुई, स्मॉल लोडिंग अकर्स एट द अर्ली एज। अब देखो ध्यान से, क्या क्रीप आपकी लोडिंग पे डिपेंड करता है? हां जी। आपने यदि लोडिंग को बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये क्रीप होगा ही नहीं। ठीक है, तो जितनी आप लोडिंग कंडीशंस को बढ़ा दें, उसकी वैल्यूज को बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और डिफॉर्मेशन होता नहीं है। इसलिए क्रीप एक ऐसा फैक्टर है ना, ये इसलिए होता है कि आप क्या सोचते हैं कि अभी तो आपका कंक्रीट बनाया नया नया, इस पे ज्यादा लोड मत लगाओ, कभी ये झेल ना पाए इसको। उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोडिंग कंडीशन को कम कर देते हैं, लेकिन आपका डिफॉर्मेशन क्रीप की वजह से होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है, जो जेल वाटर के मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है, श्रिंकेज की वजह से भी हो सकता है, क्रैक बन सकते हैं उसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इनको ध्यान रखना है। मैं मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं, अरबाज? अब देखो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ क्रीप कैन बी रिड्यूस बाय। अब आप सोच रहे हो सर क्रीप तो हो रहा है, हमको समझ में आ गया कि सर टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना डेड लोड की वजह से हो रहा है, और ये होगा ही होगा, क्योंकि ये भाई जेल वाटर तो कुछ ना कुछ रहेगा, एडजो वाटर कुछ ना कुछ रहेगा आपकी कंक्रीट के अंदर, वो तो हमेशा ही पाया जाएगा। तो अब क्या करें, तो ध्यान रखेंगे, इफेक्ट ऑफ क्रीप कैन बी रिड्यूस्ड बाय। आप अपने इफेक्ट ऑफ क्रीप को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो यूजिंग द हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। यदि आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज करेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप होगी, वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा, तो वहां पे स्ट्रेंथ बन जाएगी। एडिंग द स्टीम क्यूरिंग अंडर द प्रेशर, रिड्यूस ड्यूरिंग श्रिंकेज एंड मोशन मूवमेंट। आप अपने सीमेंट कंक्रीट के अंदर से पानी को बाहर निकाल लो। यदि आपने उस वाटर को बाहर निकाल लिया और स्टीम क्यूरिंग प्रोवाइड कर दिया, तो जब पानी बाहर निकलता है ना, तो श्रिंकेज पैदा करते हैं। उन श्रिंकेज को कौन रोक लेगा, उन श्रिंकेज को आपका स्टीम क्यूरिंग रोक लेगी। ठीक है, और मॉइस्चर का जो मूवमेंट है वो होता रहेगा, उस पर हम काम कर लेते हैं। इसलिए हम बोलते हैं नहीं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर क्रीप नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसमें स्टीम क्यूरिंग पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आपकी लैब में। ठीक है, तो वहां पे क्रीप के चांसेस काफी कम होंगे। वहां पे जो क्रीप बनता है ना, वो कब बनता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्रीप तब बनता है जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब नहीं बन सकता, लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप उसको यूज करेंगे तब आपके क्रीप बनेंगे, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है, आपके लोड पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ पानी पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? लोडिंग कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, एयर एंट्रेनमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है और आपके टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो यदि पानी की बात होती तो हम बोल सकते थे, लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर भी क्रीप पाया जाता है। क्रीप की वजह से लॉसेस भी होते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर। प्री टेंशन हम कर रहे हैं तब हम क्रीप देख सकते हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वो आपके सिर्फ इंटरनल मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से नहीं हो रहे, वो लोडिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है यहाँ पे पटेल जी, बात समझ सबको क्या होगा क्रीप? तो क्रीप पे क्वेश्चन आएगा, सब कर देंगे। अब मुझे बताओ मैक्सिमम जो क्रीप है, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ क्रीप एलिमिनेटेड, कितने साल के अंदर आपका जो क्रीप है, हाँ मतलब क्रीप को नहीं, क्रीप को आप रोक तो सकते हैं लेकिन ये नहीं बोल सकते कि क्रीप होगा नहीं, होगा पर हम उसको काउंटर बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, मैक्सिमम जो इफेक्ट है क्रीप का, आपने कोई स्ट्रक्चर बनाई, डेड लोड की वजह से बनाई, अब उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है। मैक्सिमम क्रीप कितने साल में खत्म हो जाता है? हाई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड इन द पीएससी फॉर कंट्रोलिंग द लॉसेस। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा, यदि आप हाई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को यूज कर रहे हैं, हाई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या कर रहा है, वो आपके पास क्या करेगा, क्या बोल रहे हैं, श्रिंकेज और क्रीप की बात कर रहे हैं, तो बेटा वो श्रिंकेज को रोकता है। ठीक है, श्रिंकेज को रोकता है। ठीक है अरबाज जी, श्रिंकेज को रोकेगा। क्योंकि देखो बात सिर्फ इसकी नहीं है कि वाटर का मूवमेंट क्या है, इवेपोरेशन तो होना ही है, तभी तो आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करेगा और वो श्रिंकेज होंगे ही। क्योंकि ये जो इनिशियल लॉसेज है ना, ये बहुत सारे हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए ही हम आपके पास क्या करते हैं, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करते हैं। तो श्रिंकेज को रोकेगा मैक्सिमम। बताओ कितने साल में करेगा? 1 ईयर में? नहीं, 1 ईयर में नहीं करता है। मैक्सिमम जो इफेक्ट ऑफ क्रीप है वो आपका 1 साल तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 5 साल में पूरा खत्म हो जाएगा। 5 ईयर में पूरा खत्म हो जाता है क्रीप, इसका नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब श्रिंकेज की तरफ चलते हैं। अभी आपने क्रीप पढ़ा कि क्रीप क्या है, मेरे पास टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, आपकी कंक्रीट के अंदर डिफॉर्मेशन को चेक करता है। अब मुझे बताइए श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होता है? श्रिंकेज मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द ड्राइंग व्हेन द कंक्रीट सेट। जब आपके पास क्या है, आपने क्या किया, सीमेंट यूज किया, आपने वाटर को यूज किया, फाइन एग्रीगेट यूज किया, कोर्स एग्रीगेट यूज किया, ये सब यूज कर लिए। अब आपने कंक्रीट को बना दिया, अब उसको जमाना स्टार्ट किया। तो जब आप उसको जमाएंगे तो उसके अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस होगा ना, आपकी हीट बाहर निकलेगी ना, तो उसके क्या होगा, उससे बहुत सारा जो पानी है वो इवेपोरेट होके बाहर निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो क्या उसके अंदर श्रिंकेज नहीं होंगे? जब भी कुछ चीजें यहां पे क्या करेंगी, बाहर निकलनी स्टार्ट होंगी तो श्रिंकेज होंगे। ठीक है, और जमेगा तो एक्सपेंड करेगा। मान लो कि आपकी कंक्रीट के अंदर कुछ पार्ट जमा हुआ रह गया, तो क्या करेगा, वो उसके अंदर एक्सपेंडेशन करता है और क्रैक बनाता है, और श्रिंकेज की वजह से भी क्रैक बनेंगे। अब आपकी कंक्रीट के अंदर जब आप रेनफोर्समेंट कंक्रीट को यूज कर रहे हैं तो उसमें 4 तरह के आपको श्रिंकेज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका आता है प्लास्टिक श्रिंकेज। प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होता है, ये कब होता है, सबसे पहले श्रिंकेज यही पाया जाता है। कौन सा होगा, सून आफ्टर द कंक्रीट इज placed in the formwork due to the evaporation or by the absorption by aggregate or subgrade, crack developed at the surface due to the restraining effect prevented by using the all powder expanding cement। क्या हो गया इसमें, जितना भी आपकी सीमेंट कंक्रीट में पानी है, हाइड्रेशन करके जमा दिया, स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर दिया, बचा हुआ पानी को इवेपोरेट जो करता है उसी को हम प्लास्टिक श्रिंकेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आता है ड्राइंग श्रिंकेज। ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है आपकी कंक्रीट के अंदर, एवर लास्टिंग प्रोसेस जो होगा वो आपका ड्राइंग श्रिंकेज होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक तो होता है मेरे पास एडजॉर्ब पानी, ये मेरे पास क्या एग्रीगेट है, इन एग्रीगेट के बीच में क्या होगा, एडजॉर्ब पानी होगा, ये आपका एडजॉर्ब वाटर है, दिस इज योर एडजॉर्ब्ड वाटर, ये आपका एडजॉर्ब वाटर है। ठीक है ब्रो, तो क्या हुआ, प्लास्टिक श्रिंकेज में हाइड्रेशन हुआ, ये सब बाहर निकल गया। एक होता है जेल वाटर, जिनने क्या किया, केमिकल रिएक्शन में भाग लिया। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब आप सीमेंट कंक्रीट पढ़े थे तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं CSS जेल, पढ़ा था आपने, कैल्शियम सिलिकेट जेल पढ़ा था, तो CSS जेल हम पढ़ते हैं।
वो जो CaSH जेल है ना, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बॉक्स कंपाउंड यूज किया आपके सीमेंट कंक्रीट के अंदर। अब क्या होगा, उसके लिए भी हमें पानी यूज करना पड़ता है ना, जेल वाटर के लिए भी हमें पानी यूज करना पड़ता है। तो ड्राइंग श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, आपकी कंक्रीट ने पूरी स्ट्रेंथ को गेन कर लिया और जो जेल वाला वाटर है यदि वो अब रुका हुआ है आपकी कंक्रीट के अंदर तो वो भी बाहर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड द ड्राइंग श्रिंकेज। तो ड्राइंग श्रिंकेज तब होते हैं जब आपका जेल वाटर सबसे पहले इजीली बाहर नहीं निकलता है, लेकिन वो लास्ट प्रोसेस में बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, एंड दैट इज कॉल्ड जेल वाटर। जब बाहर निकलेगा क्या बोलेंगे इसको, इसी को हम बोल देते हैं ड्राइंग श्रिंकेज। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज विद डिक्रीज इन साइज ऑफ मेंबर, डिक्रीज विद इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फाइनल द जेल मोर इज द श्रिंकेज। जितने आपके पास फाइनल होंगे जेल पार्टिकल्स, वॉइड्स छोटे होंगे, उतना श्रिंकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्या होगा, जितना साइज छोटा होगा उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा और वहां पे श्रिंकेज ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब भी साइज पार्टिकल छोटा होता है, जब भी आपका स्मॉल पार्टिकल्स होगा तो स्पेस सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया पर यूनिट मास होता है वो बढ़ जाता है और वो ज्यादा हीट डेवलप करता है, ज्यादा स्पीड से हाइड्रेशन करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है जब यदि आप फाइनेस को बढ़ाते हैं। तो फाइनेस बढ़ने से क्या होगी, श्रिंकेज ज्यादा होंगे, जेल वाटर भी बाहर निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम पूछे सबसे पहले श्रिंकेज क्या होती है, आपने कंक्रीट ली उसको प्लेस कर दिया, तो कौन सी होगी, सबसे पहले जो होगी वो प्लास्टिक श्रिंकेज होगी। उसके बाद ड्राइंग श्रिंकेज की बात की जाएगी, सबसे जो लास्ट प्रोसेस होता है वो ड्राइंग श्रिंकेज का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनेशन श्रिंकेज। कार्बोनेशन श्रिंकेज ना एक स्पेशल टाइप का श्रिंकेज है। कैसे, अकर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ CO2 विद द हार्डेड सीमेंट मिनरल्स। क्या होगा, यदि आपके पास क्या होगा, यदि आप सीमेंट कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं तो वहां पे लाइम तो हो गई, सबसे बड़ी क्वांटिटी में आपको लाइम ही मिलता है। ठीक है, अभी जो हार्डेड लाइम है ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, मान लो वो एटमॉस्फेयर में आई है कहीं से, तो उससे रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, CaCO3 बना देता है। अब क्या होगा, यदि आपका CaCO3 बना तो उससे क्या होगा, उससे द कार्बोनेशन स्लोली पेनिट्रेट द आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट, इट मेनली अकर्स एट द मीडियम ह्यूमिडिटी, इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द परमेबिलिटी। क्या ये बात सही लिखी हुई है यहां पे, जल्दी बोलिए, क्या कार्बोनेशन श्रिंकेज यदि हो रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपकी कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेशन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसे आपका पेनिट्रेशन क्रैक बन जाएंगे तो वहां पे जहां पे कहीं भी पानी होगा वो बाहर इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द परमेबिलिटी। क्या ये बात सही लिखी हुई है इसके अंदर, क्या श्रिंकेज हमारे लिए अच्छे हैं, जल्दी बोलो यार, क्या श्रिंकेज हमारे लिए अच्छे हैं। सर आप लिख के लाए हैं तो कुछ अच्छा ही लिख के आए होंगे, सही लिख के लाए होंगे, गलत तो लिख के नहीं लाए होंगे। तो क्या होगा, यदि आपके पास कार्बोनेशन श्रिंकेज हो रहे हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा और परमेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। नो बेटा ध्यान रखेंगे, जो ये CaCO3 बनाना ये प्रेसिपिटेशन बनता है, दिस इज योर PPT। अब जब ये PPT बनेगा तो क्या होगा, जहां भी आपके वॉइड्स खाली पड़े होंगे उनको फिलअप कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये PPT जो यहां पे होंगे, जहां वॉइड्स आपके बचे होंगे उनके अंदर CaCO3 बढ़ जाएगा, तो आपको कम कंप्रेशन लगाना पड़ेगा ना और आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो क्या हो गया, परमेबिलिटी रिड्यूस हो गई, क्योंकि पानी को ये पास नहीं करने देगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन जो होगा ना वो आपके वॉइड्स के अंदर घुस जाता है। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं कि कार्बोनेशन श्रिंकेज से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोजीनियस श्रिंकेज की वजह से। ऑटोजीनियस श्रिंकेज क्या होता है, इट इज अ माइनर प्रॉब्लम इन द कंक्रीट एंड कैन बी इग्नोर्ड, इट अकर्स ड्यू टू द नो मॉइस्चर मूवमेंट फ्रॉम द कंक्रीट पार्ट अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिखा हुआ है यहां पे, लिखा हुआ है यहां पे कि कोई भी मॉइस्चर का मूवमेंट नहीं हो रहा आपकी कंक्रीट के अंदर। ऑटोजीनियस श्रिंकेज क्या होते हैं, जब आपकी कंक्रीट में से ना कुछ पोर हैं, वो पोर्स क्या है, वो खाली पोर्स हैं, एम्प्टी पोर्स हैं। ठीक है, उनमें से जो मॉइस्चर है वो पास ही नहीं कर रही और आप सोच रहे हैं कि ये इवेपोरेशन करेंगे, ये इवेपोरेशन की वजह से हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आपकी कंक्रीट के अंदर कोई ऐसे पोर बन जाए जो खाली पोर्स है, उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट मूवमेंट ही नहीं कर रहा, सिर्फ वो दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वॉइड्स खाली बचे हुए हैं, वॉइड्स बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द ऑटोजीनियस श्रिंकेज। ठीक है, ऑटोजीनियस श्रिंकेज ये होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बताओ कौन से श्रिंकेज के अंदर CaCO3 बनता है, तो कार्बोनेशन श्रिंकेज पूछेगा आपसे। ठीक है,
क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि यदि मैं माइनर प्रॉब्लम की बात करूं कि आपने क्या किया कि कंक्रीट के अंदर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट का मूवमेंट ही नहीं हो रहा, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट बची हुई है वहीं पे बची हुई है, वो एक दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं कर पा रही है, परमिबिलिटी वहां पे आपकी नहीं बन पा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड द ऑटोजीनियस श्रिंकेज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे श्रिंकेज आपको पता चल गए होंगे, एग्जाम में इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं, श्रिंकेज से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सबसे शुरुआत में कौन सा होता है, प्लास्टिक होता है, सबसे लास्ट में कौन सा होता है, ड्राइंग होता है, और उनके बीच में ये ऑटोजीनियस और जो आपके पास कार्बोनेस श्रिंकेज है वो हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ सभी को? हाँ जी, फिर से देख सकते हैं बेटा, तुम कितनी बार देखो, 1 ईयर की वैलिडिटी है, जितनी बार आपका मन है उतनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके लिए तो काम कर रहे हैं यार, और किसके लिए कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करते हैं, एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम टू सेम जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सबको मैं यहां पे टच करके चलूंगा। ठीक है, अब ये बात करेंगे यदि मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा हूं तो कितने नंबर के ग्रेड पे हम काम कर सकते हैं। तो क्या हुआ, पहले ना जो हाई ग्रेड था ना उसमें आपका M60 भी आता था, लेकिन क्या हुआ, IS 456 2013 का अमेंडमेंट आया, वैसे तो तो ये 12 में गया था, लेकिन क्या हुआ 2013 में आया। ये क्या हुआ, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट क्या था, उन्होंने बोला कि हम जो M60 है उसको हम स्टैंडर्ड ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके यदि मैं ग्रेड की बात करूं तो 3 तरह के ग्रेड पे हम काम करते हैं। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे काम करते हैं, उसमें 3 नंबर के होते हैं, एक होता है M10, M15, M20, ये आपके ऑर्डिनरी ग्रेड है। ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड है, मतलब क्यों है ऑर्डिनरी, क्योंकि जो इनकी स्ट्रेंथ है 28 डेज की वो काफी कम है, किसी की 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, किसी की आपकी 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, किसी की 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, इसलिए हम इसको ऑर्डिनरी के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड जो ग्रेड है वो आपके पास क्या होते हैं, 8 नंबर में होते हैं, और M25 से लेके M60 के बीच में लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 M60 ग्रेड में ये आते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे केमिकल श्रिंकेज क्या होते हैं, जो कार्बोनेशियस श्रिंकेज की बात कर रहे हैं उन्हीं को हम केमिकल श्रिंकेज बोलते हैं। ठीक है, और यदि आप ये बोलो कि केमिकल, यदि आप बोलो कि जेल वाटर की वजह से कौन से होंगे, तो ध्यान रखना जेल वाटर की वजह से जो श्रिंकेज होंगे वो कौन से होंगे, वो आपके प्लास्टिक श्रिंकेज होंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो बना, जो आप प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं ना कि CaCO3 कैसे बना, वो आपके किसे बना, वो आपके कार्बोनेशियस श्रिंकेज के बना, तो इसलिए हम इसको केमिकल श्रिंकेज का नाम दे देते हैं। ठीक है ब्रो, अब ध्यान रखेंगे यहां पे स्टैंडर्ड ग्रेड की मैं बात कर रहा था, तो यहां पे हमने 8 नंबर पे काम किया, M25, M30, 35, 40, 45, 50, 55, M60। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आप गलती करते हो कि जो M60 है वो हाई ग्रेड में होता है, नहीं। IS कोड 2013 में, ठीक है, IS कोड 2013 में जो अमेंडमेंट आया उसमें स्टैंडर्ड ग्रेड में आपके M60 को रख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में जो हम बात करते हैं वो 8 नंबर के होते हैं, M65 से M100 तक। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रेड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रेड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रेड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 इसके 8 इसके 8 इसके 16 और 3 19 हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रेड कितने हो गए, 19 हो गए। हाँ, दूसरा हम बात करेंगे, यदि आपके पूछे कि स्टैंडर्ड ग्रेड कितने हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड कितने हैं, तो आप बोलोगे 8 है, 8 है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ ऐसा कौन सा ग्रेड है जो पहले आपके पास हाई ग्रेड में था और अब स्टैंडर्ड में आ गया। ठीक है, लिख देता हूं इस बात को, विच ग्रेड आफ्टर अबेटमेंट convert high grade to standard grade। बताइए जरा कौन सा है, तो ये आपके पास कौन सा है, M60 है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, नहीं 65 कहां है, 65 तो आपके हाई ग्रेड में ही है ना, पहले भी हाई ग्रेड में था वो। M60 ऐसा है जो पहले हाई में था अब स्टैंडर्ड के अंदर आ गया है, ये मान लिया गया है। ठीक है, हाँ, ड्राई वाला जो आपके पास बात कर रहे थे आप जेल वाटर की, वो ड्राई श्रिंकेज के अंदर ही आता है।
ठीक है, याद रखेंगे सब चीजें। ये क्वेश्चन आएगा कोई भी तो कर दोगे, सब कर देंगे बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनफोर्स कंक्रीट के बारे में। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट के बारे में अब मुझे जो बात करनी है, अब मैंने कंक्रीट के बारे में तो सारी बातें कर ही ली, अब मुझे जो बात करनी है ना, सब प्रैक्टिकली तो M55 तक ही यूज होते हैं, होते हुए देखा है। M100 कहां यूज होते हैं, M100 कहीं यूज नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कैसा कुछ बना रहे हैं जो कभी नहीं बनाया, ठीक है, तब हम हाई ग्रेड पे काम करते हैं, वरना M55 M60 तो मैक्सिमम यूज होते हैं। M55 M60 तो M60 भी आपका रेयर केस में यूज होता है। ठीक है, कोई ऐसी ही कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं जो अनोखी बन रही है, ठीक है, तभी हम आपके हाई ग्रेड पे काम करेंगे। वैसे भी यूज हुई है, हाई ग्रेड भी कंक्रीट भी यूज हुई है। तभी आपका ये बना है ना, जो स्तंभ बना है, क्या है ये, मेरे नाम याद नहीं आ रहा उसका। ठीक है, पर यूज किया है हमने, एक बार यूज किया है बस हमने, M68 65 हमने यूज किया है एक बार बस। चलिए, रेनफोर्स कंक्रीट की हम बात करेंगे, तो अभी हम आपके स्टील की बात कर रहे हैं। अभी आपने कंक्रीट के बारे में पूरी बात कर ली कि कंक्रीट कहां कहां पे कितना कितना हमें यूज करना है। अब बात करते हैं आपके स्टील के बारे में। अब मुझे बताओ, अशोक स्तंभ में ना, अशोक स्तंभ में तो छोटी सी हुआ ना, तो वहां थोड़ी यूज करेंगे। अरे वो नहीं बनी थी, नहीं मेरे याद, चलो छोड़ो। ठीक है, लोयन एम्बलम, हाँ नहीं उसमें नहीं, एम्बलम में थोड़ी ना यूज हुआ। लोयन एम्बलम में तो छोटा सा पार्ट है, उसमें कहाँ इतना कंक्रीट को आप डालेंगे। ठीक है, नहीं चलो कोई नहीं, सुनो ध्यान से। अब ये बात देखो, मुझे बताओ कि आपने कंक्रीट के साथ स्टील को ही क्यों यूज किया, जल्दी बोलो। कंक्रीट के साथ स्टील को ही क्यों यूज किया, कुछ और यूज कर लेते। जब आपने क्या किया, जब आपने स्टील के साथ कंक्रीट को ही क्यों यूज किया, रेनफोर्समेंट कंक्रीट हम बोलते हैं, तो रेनफोर्समेंट स्टील के साथ ही क्यों किया, क्योंकि क्या है, कंपैटिबिलिटी है। क्योंकि क्या होगा, इनके अंदर जो स्ट्रेन जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो दोनों में सेम है। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी दोनों में सेम है। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि स्ट्रेन सेम है, मैं नहीं बोला कि स्ट्रेन सेम है, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी सेम है, थर्मल एक्सपेंशन दोनों का सेम है। ठीक है, टेम्परेचर पे जब वेरिएशन होगा तो दोनों का साथ में होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन आर सेम, थर्मल एक्सपेंशन आर सेम है, इसीलिए हम इस पे काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, जब हम आपके इस ग्रेड पे काम करते हैं तो क्या होगा, यदि मैं यहां पे आपके स्ट्रेन को लिखूं, दिस योर स्ट्रेस और दिस योर स्ट्रेन, तो क्या होता है, आपका ग्राफ ऐसे जाएंगे। ठीक है, आपके जो ग्राफ हैं वो ऐसे जाएंगे, एक ग्राफ ऐसे जाएगा, एक ग्राफ ऐसे जाएगा, एक ग्राफ ऐसे जाएगा। ये क्या है, ये आपके हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए ग्राफ है, और ये आपका Fe 250 के लिए ग्राफ है। यहां पे आपके हर पॉइंट पे, वैसे इसके बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे कि इसका ए पॉइंट कहां है, बी पॉइंट क्या है, ठीक है, प्लेटो कहां बन रहा है, इल्ड प्लेटो कहां है, वो सब हम आपके पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ किसे पढ़ेंगे, वो सॉम में पढ़ते हैं वो चीजें। लेकिन अभी ना आपको बस ये समझना है कि आप एक बात देखो कि जब आपने Fe 250 को यूज किया, तो ये जो आपके पास यहां पे इतना स्ट्रेन आया, क्या ये कांस्टेंट स्ट्रेस पे नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या ये आपके पास कांस्टेंट स्ट्रेन पे नहीं आया, तो यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट स्ट्रेस पे आपका इतना डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस यहां पे डक्टाइलिटी ज्यादा है, डक्टाइलिटी ज्यादा है। फिर ये अपने एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेकिंग करेगा और आपकी अल्टीमेट क्रैक को डिस्क्राइब कर ले। ठीक है, अब एक बात देखो, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास डक्टाइलिटी हो गई Fe 250 के लिए, लेकिन जैसे ही मैं हाई ग्रेड पे काम करता हूं तो वहां पे ना स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, आपकी हार्डनेस ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन डक्टाइलिटी कम है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी मैं स्टील को यूज कर रहा हूं, तो यदि लोअर ग्रेड आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर डक्टाइलिटी ज्यादा होगी, हार्डनेस थोड़ी कम हो सकती है, स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा खिंच सकता है, उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन हो सकता है, उसको आपको ध्यान रखना है। जबकि हाई डिफॉर्म बार के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अंदर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बिसाइड द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ आरसीसी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिजाइन इज दैट द मेंबर मस्ट हैव अ डक्टाइल फेलियर। जब भी हम आपके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हम हमेशा ये बात को डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी स्ट्रक्चर के अंदर डक्टाइल फेलियर हो। मतलब क्या होता है कि जब भी आपका सेक्शन फेल करे ना, तो बता के फेल करे।
क्या करे, बता के फेल करे, ये हमको हमेशा पता होना चाहिए। तो टेंसिल स्टील यील्ड बिफोर फेलियर इन आरसीसी, स्टील नेवर रीच इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। टेंसिल स्टील क्या होती है, हमेशा पहले यील्ड करती है। यील्ड का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है यील्ड का, बोलेगा ध्यान से। यील्डिंग का मतलब क्या है, क्या यील्डिंग का मतलब यह है कि आपकी सेक्शन फेल कर गया। सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर वी प्रेफर्ड, अरे वो तो मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी प्राइमरी क्या होता है। राजकुमार गुप्ता जी, एएससी प्रीवियस ईयर जिंदाबाद। अरे मैं सब पढ़ के आया हूं पहले ही, ठीक है। एएससी प्रीवियस ईयर, स्टेट लेवल की पूरी बुक चाट के आया हूं, ठीक है। एसएससी जे प्रीवियस ईयर रट के आया हूं, जहां जहां से आप पढ़ते हैं सब रट के आया हूं, और सबको यहीं छाप दूंगा मैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो तो मैं सब बताऊंगा आपको। सर आप भी रटते हैं, रटना ही पड़ता है बेटा, क्या करें हम। सर याद कर, हाँ याद ही करना होता है, और क्या होता है, आप जब बन जाएंगे ना जब आप बन जाएंगे तो समझ जाना कि आपके कोई काम नहीं आने वाली ये चीजें। आपको कभी नहीं पूछेगा आपसे कि बताओ श्रिंकेज की वैल्यू कितनी है, वो सब है। बट बेटा एग्जाम क्रैक करने के लिए तो पढ़ने पड़ेंगे आपको सब चीजें। आईएएस कोड पूछ रहा है एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली, तो याद तो करने पड़ेंगे ना, थोड़ा समझ के याद कर लो। चलो सब कुछ रट रही है, वैसे लोग फालतू बनाते हैं कि हम समझ के करेंगे, समझ के करेंगे। अल्टीमेट गोल रटना ही होता है, मेरा तो ये मानना है, मुझे नहीं पता सर। बहुत, हाँ इसको बहुत सारे हैं सर। पर्ट सीपीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्ट सीपीएम से एक दो क्वेश्चन आता है, मैं करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन न लो। एक दो क्वेश्चन पर्ट सीपीएम से आते हैं, स्लैग पूछ लिया, फ्लोट पूछ लिया, बहुत कम क्वेश्चन आया है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, यील्डिंग का मतलब क्या है। यील्डिंग का मतलब फेलियर नहीं होता है। यील्डिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो मेंबर है ना, उसके अंदर जो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी है, वो कितनी वैल्यू कितनी स्ट्रेस के बाद डेवलप हुई, स्टार्ट हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम यील्ड के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा, टेंशन स्टील क्या है, यील्डिंग है। टेंशन स्टील मेरे पास क्या है, यील्डिंग है, और बिफोर द फेलियर एक बात और लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन आरसीसी स्टील नेवर रीच इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। स्टील कभी भी अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच नहीं पाती है। यदि मैं बोल रहा हूं Fe 250, तो ये जो 250 आपके पास है ना, ये क्या आपके पास, ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है, कि यहां पे आपका स्ट्रेंथ डेवलप होगा, लेकिन कभी भी इतनी वैल्यू पे पहुंच नहीं पाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं पहुंच पाई अपनी स्ट्रेंथ पे। मतलब हम जो आपके पास यूज कर रहे हैं ना स्टील, वो तो हमारी खराब ही हो गई यार, हम फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं इतना स्टील लगा लगा के, जब वो अपनी वैल्यू पे पहुंच नहीं पाते। बेटा क्या हुआ ना, मेरा तो मन था आपको पढ़ाने का 8 घंटे, लेकिन आपका फटीग हो गया 4 घंटे के अंदर ही, क्योंकि आप क्या है, कंक्रीट हैं और हम स्टील हैं, और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। ऐसे क्या होता है, जब हम आपकी स्ट्रेन की बात करते हैं ना कंक्रीट के स्टील के अंदर, तो स्टील क्या होता है, स्टील ने जैसे ही अपनी यील्डिंग कंडीशन को कंप्लीट किया, आपकी कंक्रीट पहले ही फेल हो गई। अब जब कंक्रीट पहले ही फेल हो जाएगा तो फेल होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपकी स्ट्रक्चर हमेशा कंक्रीट के फेल होने से होती है, ना कि आपके स्टील के फेल होने से होती है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है, इसका डाउट अभी क्लियर करता हूं। बोलते हैं कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है सर, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास क्या होता है, स्टील में पहले यील्डिंग होती है, ठीक है, स्टील यील्डिंग फर्स्टली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टील फेल कर गया, स्टील फेल कर गया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या हो गया, स्टील के अंदर यील्डिंग जल्दी हो गई, और फिर आपका जो फेलियर होगा वो कंक्रीट की वजह से ही होगा। फेलियर जो होगा वो कंक्रीट की वजह से होगा। बस फायदा ये हुआ, यहां पे डक्टाइलिटी अब एनहेंस होगी। क्या होगी, डक्टाइलिटी अब एनहेंस हो जाएगी। अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंक्रीट फेल होने वाली है, ठीक है। इसलिए हम बोल देते हैं कि भैया ये एक डक्टाइल फेलियर है। क्या है, एक डक्टाइल फेलियर है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, वार्निंग हो रही है। तो यदि आपको कहीं भी ऑप्शन में बोल दे कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन आपकी स्टील फेलियर फर्स्टली, ना ना ना, स्टील कभी फेल कर ही नहीं सकती, स्टील अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कभी पहुंच ही नहीं पाती, उससे पहले आपकी कंक्रीट फेल हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब Fe 250 Fe 415 का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है Fe 250 Fe 415 का। Fe 250 और 415 का मतलब ये होता है, स्पेसिफाइड द यील्ड स्ट्रेंथ बाय कोल्ड वर्किंग ऑन ए स्टील स्ट्रेचिंग ट्विस्टिंग Fi बट डक्टाइलिटी
ठीक है। अब देखो ध्यान से लिखेंगे 250 और 415 मेरे पास क्या होता है, ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करते हैं। आपसे कोई पूछे कि 250 415 क्या है, तो ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, ठीक है ब्रो। अब एक बात बताओ मुझे, यहां से जो मेरे पास ये Fe 250 है ना, इसको हम बोलते हैं हॉट वर्किंग। हॉट तो आपको पता ही होगा, हाँ सर हॉट कोल्ड सब पता है हमें। एक होती है हॉट वर्किंग और एक होती है मेरे पास कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग, तो ये जितना भी आपका HYSD बार बनता है ना, हाई डिफॉर्म्ड बार जो बनती है, ये कोल्ड वर्किंग पे काम करती है। इस पे काम करती है, कोल्ड वर्किंग पे काम करती है। ठीक है ब्रो। अब क्या हुआ, जो आपके पास ये 250 और 415 है ना, यदि मैं कोल्ड वर्किंग पे काम कर रहा हूं ना, ऑन स्टेल स्टिचिंग एंड ट्विस्टिंग Fy जो है वो बढ़ जाता है, बट डक्टिलिटी फॉल। मतलब क्या हुआ, यदि आप कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं, मतलब कोल्डिंग एटमॉस्फेयर में बना रहे हैं, तो वहां पे आपके सेक्शन के अंदर स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग बढ़ जाता है, उससे आपकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो आपके पास Fy है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो डक्टिलिटी है ना वो स्ट्रेन फिनोमिना है। ठीक है, वो स्ट्रेन की वैल्यू को बताता है कि आपके मेंबर फेल होने से पहले कितना खिंच सकता है, और वो आपकी हॉट वर्किंग कंडीशन में सबसे ज्यादा खिंचता है, जबकि कोल्ड वर्किंग में वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेगा, वो ज्यादा श्रिंक करेगा। और जब श्रिंक करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर ट्विस्टिंग आ जाएगी और इसके अंदर हार्डनेस ज्यादा होगी, लेकिन डक्टिलिटी कम होगी। ठीक है, तो Fe 250 के अंदर क्या होता है, Fe 250 के अंदर जो आपके पास रहेगा वो डक्टिलिटी ज्यादा होगी और हार्डनेस कम होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस बात को, HYSD बार हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, इसके अंदर क्या होगी, हाई स्ट्रेंथ रहेगी, और दूसरा इसके अंदर हार्डनेस भी ज्यादा रहेगी। ये होती क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट पाया जाता है। हार्डनेस भी ज्यादा रहेगी बिकॉज हाई कार्बन कंटेंट, क्या है, बिकॉज हाई कार्बन कंटेंट, इसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कर दोगे। तो ये अभी मटेरियल चल रहे हैं, मटेरियल्स आपके, अभी तो मैं कुछ किसी पे एनालिसिस पे आया भी नहीं हूं, लिमिट स्टेट क्या होता है, ये क्या होता है, अभी सिर्फ मैं मटेरियल पे काम कर रहा हूं। ठीक है ब्रो, क्या बोल रहे हैं, कमेंट चला गया बेटा ऊपर आपका, अब मैं देख रहा क्या बोला आपने, टोर बोल रहे हैं, टोर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले लिमिट स्टेट मेथड से पहले से पढ़ने से पहले एक चीज देखिए, मैंने अभी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया मैंने आपको, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, हाँ HYSD और TMD बार सर, जो थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ना कोर होती है और एक शेल पार्ट होता है, उसका एक हाई टेम्परेचर बनती है, एक लो टेम्परेचर बनती है, वो अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, HYSD बार में ही है, जब हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उसको थर्मोकेमिकली ट्रीटेड करते हैं। ठीक है, वो TMT स्पेशल होता है। ओके गाइस, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो ज्यादा आएगा नहीं वैसे एग्जाम में आपके, उसमें हमें देखना पड़ता है कि लेग्नेसाइट कौन सा है, आपका हाई टेम्परेचर यहाँ पे है या नहीं है, वो हम काम करते हैं, वो ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, इतना नहीं पूछता। अब बात करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा, कॉन्क्रीट केस में कितनी वैल्यू होती है, कॉन्क्रीट केस में ये वैल्यू आपकी 1.5 होगी, और इसलिए केस में ये वैल्यू आपकी 1.15 होगी। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, फिर क्यों बता रहे हो हमें, मेरा मन कर रहा है इसलिए बता रहा हूं। मुझे बताओ, जो ये आपके पास पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके कॉन्क्रीट का और स्टील का आया 1.5 1.15 आया, मुझे बताओ कि आपने जो ये पार्शियली वर्ड यूज किया, क्या ये अनसर्टेनिटी के लिए यूज किया, तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये किस किस की अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दिस पार्शियली वर्ड इज यूज्ड इन फॉर द अनसर्टेनिटी इन द मटेरियल, अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी इन मटेरियल, और दूसरा अनसर्टेनिटी इन लोडिंग। इन दोनों पे हम काम करते हैं। तो मटेरियल के लिए भी काम करेंगे और लोड के लिए भी काम करेंगे कि आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो लोडिंग में कितनी है और अनसर्टेनिटी आपके पास मटेरियल में कितनी है, इसलिए हम इस पर काम करते हैं। अब बिरो मुझे एक बात बताओ, आपने जब एफसीके को पढ़ा तो आपने ये बोला कि ओनली 5% रिजल्ट आर फॉल दिन कंडीशन, 5% रिजल्ट आपके फॉल करेंगे, मतलब 95% रिजल्ट आपके पास करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 95% स्ट्रेंथ के लिए ही हम डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा जो लोड होगा वो आपका 95% जो आपने कैलकुलेशन की होगी या एवरेज जो कैलकुलेट किया होगा उस लोड से, या ऐसे बोल सकते हैं कि लोड आपके परमिसिबल वैल्यू में तब रहेगा, परमिसिबल वैल्यू में तब रहेगा जब वो एवरेज ऑफ 95% के लोड को झेल पाएगा। तो मतलब यदि मैं आपको यहां पे जब बताया आपको कि हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं और हम एक डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं बन गया? प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं बन गया कि आपके सैंपल के फेल होने के चांसेस क्या हो सकते हैं? आपका सैंपल मटेरियल की वजह से फेल हो सकता है और आपका सैंपल लोडिंग की वजह से फेल हो सकता है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि यदि आपका मटेरियल की वजह से फेल हुआ तो 0.05, तो लोड की वजह से फेल नहीं होगा। दूसरा, यदि आपका सैंपल लोड की वजह से फेल हुआ तो 0.05, या ऐसे लिखो 0.95 मटेरियल की वजह से, और 0.05 आपके लोड की वजह से फेल हुआ। तीसरा 0.05 इंटू 0.05, आपके पास जो स्ट्रक्चर है या स्पेसिमेन है वो आपके लोड की वजह से फेल हुआ और मटेरियल की वजह से भी फेल हुआ, इन दोनों वजह से फेल हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे काम करेंगे। जो सेक्शन आपका फेल होगा वो मटेरियल की वजह से फेल होगा और लोड की वजह से फेल होगा। यहां पे मटेरियल की वजह से फेल हुआ, लोड की वजह से सेफ है। यहां पे लोड की वजह से सेफ है और मटेरियल, हाँ मतलब यहां पे मटेरियल की वजह से सेफ है और लोड की वजह से फेल हो गया, और यहां पे दोनों की वजह से फेल हो गया। तो यहां पे यदि ये वैल्यू आएगी, क्या ये वैल्यू आपकी 0.0975 हो जाएगी? 0.0975। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो क्या मैं इसको 9.75 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, ये जल्दी बोलिए, क्या ये वैल्यू आपके पास आएगी? तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपसे कि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पे काम करते हैं तो ये कौन से ऑर्डर क्या कंडीशन है? तो दिस इज सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, सेकंड ऑर्डर प्रोबेबिलिटी फेलियर। सेकंड ऑर्डर प्रोबेबिलिटी फेलियर पे ये काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे।